वेलकम बैक व्यूवर्स। इस सेक्शन में हमने अब जो 3 वीडियोस के बारे में जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, वो एक तो गूगल कैसे काम करता है, उसका सर्च कैसे काम करता है उसके बारे में, फिर उसकी हिस्ट्री बताई कि उसकी जो अपडेट्स है और जो एल्गोरिथम्स है वो कितनी ज़्यादा है या उसकी हिस्ट्री आप कहाँ से मालूम कर सकते हैं। और लास्ट जो वीडियो थी इससे पहले, उसमें मैंने आपको बताया कि गूगल के अपनी तरफ से जो आपको क्वालिटी गाइडलाइंस दी गई है, जो आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि आप वेबसाइट कैसे बनाएं, उसमें कंटेंट कैसे डालें, फिर कैसे हमसे कांटेक्ट करें या हमें कैसे उसको प्रेजेंट करें, ये सारी चीज़ें गूगल ने आपको खुद ही बता दी है। अब हम आते हैं गूगल पांडा और पेंगुइन के ऊपर स्पेसिफिकली कि ये दो जो है क्या है और किन किन पॉइंट्स को आपके साइट में ढूंढते हैं और फिर उनको हिट करते हैं अगर वो ज़्यादा अमाउंट में इनको मिल जाए। तो इस हवाले से सिंपल सा ये फाइल मैंने बनाई हुई है, इसमें देखते हैं। सबसे पहले है गूगल पांडा एल्गोरिथम, ठीक है जी। इन दोनों के मैंने सिर्फ 5 पॉइंट्स डाले हैं, मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ कि आप जो है सब चीज़ों को सीखें और फिर इनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करें। तो गूगल पांडा में मैंने सिर्फ ये 5 चीज़ों को, और यही 5 चीज़ें इसमें सबसे बड़े जो पॉइंट्स है वो यही सब है। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि जो मैं पिछली वीडियोस में भूल गया था बताना, जो ये इस सेक्शन की वीडियोस थी, कि गूगल अपने एल्गोरिथम्स को एक साल में 500 से 600 बार अपडेट करता है, जिसमें ज़्यादातर माइनर चेंजेस होते हैं। माइनर यानी छोटे छोटे जो है अपडेट्स या चेंजेस होते हैं, लेकिन कुछ जो है वो ऐसे होते हैं कि वो बड़े होते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली गूगल ने पांडा 40 का जो वो निकाला है अपडेट, वो लेटेस्ट था और उसने बड़े साइट्स को इन्फेक्ट किया। तो फिर गूगल अनाउंस करता है, सिंपल से एक अनाउंसमेंट अपने किसी एम्प्लॉय के ज़रिए या अपनी किसी हेल्प वेबसाइट पे पोस्ट कर देता है कि ये कुछ हो गया। या गूगल वेब मास्टर ब्लॉग है, उसका भी मैंने एंड में आपको बताना है। तो उसके ज़रिए बता देता है कि ये हमने कर दिया और इसने इतने इतने वेबसाइट्स को वो कर दिया, इफेक्ट कर दिया। तो गूगल पांडा का भी जो पहला जो अपडेट था वो 2011 में था। उसके बाद इसके कोई 30 तक 27-28 तक जो है इसके अपडेट्स आ चुके हैं जो बाकायदा अनाउंस हुए हैं। लेकिन सब में मेन जो वो है ना, मेन जो चीज़ है वही 5 पॉइंट्स हैं जो मेन इनके प्रिंसिपल्स है बेसिकली। अब ये 5 पॉइंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं। नंबर 1, लो क्वालिटी कंटेंट, कॉपीड कंटेंट, थिन कंटेंट, अबाउट द फोल्ड कंटेंट और बैड वेबसाइट स्ट्रक्चर। अब आप सोचेंगे कि चलो ठीक है जी, ये तो हमने और भी वेबसाइट्स के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर इसको हमने कई बार पढ़ा है या हमें मालूम है, या आप ये क्या बता रहे हैं, क्या लिखा हुआ है सामने, इसका क्या मतलब है। तो मैं आपको बताता हूँ कि गूगल, जैसे कि पिछली एक वीडियो में मैंने आपको बताया कि गूगल पहले जो है कोई एल्गोरिथम नहीं होता था, बस कीवर्ड से काम चलता था। जितनी ज़्यादा कीवर्ड साइट आ जाती थी, फिर बैकलिंक्स के ऊपर आ गया, पेज रैंक जिसका ज़्यादा है उसकी साइट टॉप पे आ जाती थी। फिर सबको छोड़ के गूगल ने जो पांडा और पेंगुइन और उसके और बहुत सारे एल्गोरिथम निकाले हैं, तो अब जो है किसी के लिए चोरी करना बहुत ही मुश्किल बना दिया है। इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन बहुत ही मुश्किल बना दिया कि कोई बंदा सर्च इंजन के सिस्टम को चीट करे या उसको धोखा दे। तो अब आपको बिल्कुल रियल ग्राउंड पे उतर के काम करना पड़ेगा एसईओ के हवाले से। पहले ये होता था, मैंने खुद जो है हमारे खुद अपने ब्लॉग थे लो क्वालिटी के होते थे। कॉपी तो खैर मैंने नहीं किया है अभी तक, जब से मैं ब्लॉगिंग करता हूँ 2009 से। लेकिन ये कि लो क्वालिटी कंटेंट होते थे, थिन कंटेंट होते थे, अबाउट द फोल्ड कंटेंट के बारे में मुझे पता नहीं होता था, बैड वेबसाइट स्ट्रक्चर भी होता था। फिर इन सब चीज़ों को टाइम के साथ मैं सीखता गया। तो यह है कि अक्सर लोग क्या करते हैं, जो नए बंदे आते हैं तो वो, या नए या एक्सपीरियंस लोग भी अक्सर ऐसा ये प्रैक्टिस करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा हुआ है और वो हमेशा नाकाम रहते हैं उसमें। थोड़ी दिनों के लिए या शॉर्ट टाइम के लिए गूगल को तो धोखा दे देते हैं, लेकिन जब गूगल के पकड़ में आ जाते हैं तो फिर वो रो रहे होते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि नेट से, कहीं यहाँ से, आपकी साइट से, मेरी साइट से, उसकी साइट से आर्टिकल्स वगैरह कॉपी करके वो अपनी साइट में डाल देते हैं। लाजमी बात है वो कॉपी कंटेंट होता है, कॉपीड होता है दूसरी साइट से, दूसरे वेब सोर्सेज से। तो उस तरह का बंदा अगर साइट जिसने बनाई हुई है और जिसमें कॉपी कंटेंट डाले हुए हैं, तो पांडा जो है उसको अपेक करेगा, उसको कैच करेगा। गूगल, लाजमी बात है, साइट को तो गूगल क्रॉल भी कर लेगा, इंडेक्स भी कर लेगा, लेकिन पांडा का एल्गोरिथम इसके ये जब आएगा उस वेबसाइट पे, तो उसको जो है वो कैच कर लेगा और उसको उसमें अपने अपने इंडेक्स में डाल देगा कि इस वेबसाइट पे कॉपीड कंटेंट है। दूसरे नंबर, अब पहले नंबर पे लो क्वालिटी कंटेंट। लो क्वालिटी कंटेंट का क्या मतलब होता है? लो क्वालिटी मतलब जिसमें कोई क्वालिटी ही नहीं है। कंटेंट तो है लेकिन उसमें कोई क्वालिटी नहीं है। कैसे क्वालिटी नहीं है? एक बंदे ने वेबसाइट बनाई हुई है, उस पर पेजेस है,
उन पेजेस पे उसने इन्फॉर्मेशन दी है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो इनकम्प्लीट है। यानी कि कोई भी यूज़र जब वहाँ जाता है देखता है तो उनको वो जो आंसर सर्च कर रहा होता है गूगल पे वो वहाँ पर डेटा नहीं है, उसमें कीवर्ड्स नहीं है जो कीवर्ड्स यूज़ करनी चाहिए, उसका स्ट्रक्चर सही नहीं है, जो टाइटल है वो भी अजीब सा है, मतलब है कि उस कंटेंट से मैच नहीं कर रहा। मैंने आपको कह रहा था ना ऑन पेज में कि आपने हर चीज़ बिल्कुल करेक्ट तरीके से यूज़ करनी है। तो उसमें जो है आर्टिकल पर जो है डिस्क्रिप्शन कोई और बात कर रहा है, फिर जो है अंदर जो आर्टिकल है वो कोई और बात कर रहा है, तो ये लो क्वालिटी में आ जाता है जिससे यूज़र सेटिस्फाई नहीं होता। तो आप डीपली अपने कंटेंट को लिखेंगे ताकि वो जो है लो क्वालिटी की ज़मरे में ना आ जाए। और कॉपीड कंटेंट का तो सिंपल सा मतलब है, अगर किसी और जगह से कॉपी किया है, अगर आपने पूरा किसी दूसरे की पूरा आर्टिकल कॉपी नहीं है, कोई एक हिस्सा कॉपी किया तो वो भी इसमें आ जाता है। तिन कंटेंट उन कंटेंट में आ जाता है। तिन तिन जैसे अभी एक इंग्लिश का ही लफ्ज़ है ये, फेट और तिन, मतलब ये पतला, पतले को कहते हैं, जो पतला नहीं होता है, बहुत पतला बंदा जो होता है या पतली कोई चीज़ होती है उसको तिन कहा जाता है इंग्लिश में। और फेट जो मोटा होता है उसको मोटा कहा जाता है। तो आपको पता है कि जब भी कोई बंदा स्मार्ट नज़र आना चाह रहा होता है तो ना उसको तिन होना चाहिए और ना मोटा होना चाहिए, दरमियाना होना चाहिए। तो कंटेंट, अगर यहाँ पर कंटेंट के हवाले से हम बात करें तो जितना ज़्यादा फेट कंटेंट होगा उतना अच्छा होता है एसईओ के हवाले से, यानी कि जितना ज़्यादा होगा, जितना लॉन्ग आर्टिकल होगा उतना अच्छा होता है। लेकिन थिन कंटेंट का ये मतलब नहीं है कि कुछ कम वर्ड्स है तो फिर जो है उस पर कोई एक्शन हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हो सकते हैं जिस पे थोड़ा सा 200-300 वर्ड्स भी काफ़ी रहते हैं, तो वो भी इसके ज़मरे में नहीं आते। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि एक टॉपिक को डिस्कस करने के लिए या उसको लिखने के लिए एक वेबसाइट पे कम से कम 500-600 अल्फाज की ज़रूरत होती है नॉर्मली, जनरली। अगर कोई भी बंदा उस पर सोचेगा तो उसके लिए ये ज़रूरी होता है। लेकिन उस बंदे ने क्या किया होता है, थोड़ा सा कोई 200-300 वर्ड्स लिख के और उसको छोड़ दिया होता है, पेज को इनकम्प्लीट छोड़ दिया होता है, तो वो थिन कंटेंट के ज़मरे में आता है। तो ये भी पांडा के सिग्नल्स में से एक है। अबाउ द फोल्ड कंटेंट, अबाउ द फोल्ड मैं आपको अभी डायरेक्ट बताता हूँ। यहाँ पर आता हूँ, मैंने गूगल में लिखा, अपनी वेबसाइट का ही मैं लिख देता हूँ। वैसे मैं कोई भी साइट, आप कोई भी कीवर्ड लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, मैं तो अपनी साइट का लिखता हूँ। मैं अपनी साइट पे आ गया। जैसे आप साइट पे आ जाते हैं ना, जो स्क्रीन आपको इस वक्त नज़र आ रही है, स्क्रॉल डाउन करने से यानी नीचे जाने से पहले जो स्क्रीन आपको नज़र आ रही है, ऊपर से नीचे तक देखिए, यहाँ तक जो भी कुछ आपको नज़र आ रहा है, इस हिस्से को अबाउ द फोल्ड हिस्सा कहा जाता है। यानी कि स्क्रॉल डाउन करने से पहले जो हिस्सा आपकी साइट का सामने इस वक्त नज़र आ रहा होता है, इसको अबाउ द फोल्ड एरिया कहा जाता है। इसमें पांडा कहता है कि गूगल का जो पांडा एल्गोरिथम है वो इसलिए डिज़ाइन किया गया कि इस हिस्से में यूज़र जब आता है तो उसको कुछ कंटेंट दिखता है या नहीं। कंटेंट, अगर मैं सिंगल आर्टिकल पर भी क्लिक करूंगा ना तो कुछ ना कुछ कंटेंट यहाँ पर आपको नज़र आएगा, देखिए। यानी यूज़र यही से जो है स्टार्ट कर सकता है। इसको टाइटल भी नज़र आ रहे हैं, इसको मेरी साइट के लिंक्स भी नज़र आ रहे हैं, इसको और चीज़ें भी नज़र आ रही है। हाँ, यहाँ लिंक्स, यहाँ इश्तिहारात भी है, एड्स भी, ये भी इश्तिहार है, ये भी इश्तिहार है। लेकिन कंटेंट भी आप देख सकते हैं, मेरे इस आर्टिकल का कुछ हिस्सा यहाँ पर मौजूद है इस जगह पे, ठीक है। तो बंदा अगर यही से इसको रीड करना चाहे तो रीड कर सकता है। जैसे कि लिखा हुआ है ना, jQuery इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट लाइब्रेरी ऑफ जावास्क्रिप्ट व्हिच एम्स टू राइट लिस्ट डू मोर वगैरह वगैरह। फिर आगे जाएगा थोड़ा सा, फिर स्क्रॉल डाउन करेगा, फिर तो लंबा चौड़ा पेज है। लेकिन इस एरिया को अबाउ द फोल्ड कहा जाता है। गूगल कहता है कि भाई आपने इसमें कंटेंट को लाजमी रखना है, अगर आप इसमें कंटेंट को नहीं रखेंगे तो फिर आपको खसारे में होंगे और पांडा जो है आपको कैच कर सकता है, क्योंकि ये भी एक पांडा का सिग्नल है, उसका एक फैक्टर है जो साइट्स में वो देखता है। कुछ लोगों ने क्या किया होता है, कौन से लोग जो है इससे अफेक्ट होंगे, कुछ लोगों ने ये किया होता है कि यहाँ पर जो जैसे कोई बंदा आता है तो कंटेंट नीचे होता है सब, ये जगह इन्होंने एड्स वगैरह से भर दी होती है, इधर भी एड लगाया हुआ है, इधर भी एड लगा हुआ है, इधर भी एड लगा हुआ है, ठीक है। तो सब जगह को उन्होंने एड्स वगैरह से या किसी और चीज़ से भर दिया हुआ होता है और कंटेंट नीचे चुप जाता है, तो वो फिर साइट पांडा के ज़मरे में आ सकती है। वजह है कि गूगल आपको रेकमेंड करता है कि साइट को, अगर आप वो जो गूगल गाइडलाइंस है ना, वेब मास्टर गाइडलाइंस को रीड करेंगे, ये पेज अभी भी मेरे सामने ये मौजूद है, वेब मास्टर गाइडलाइन, इसको रीड करेंगे तो इसमें यह भी है कि अबाउट द फोल्ड जो है आप कुछ ना कुछ कंटेंट लाजमी रखें, सब पेज को जो है वो उससे ना भर दे एड्स वगैरह से, दूसरी चीज़ों से। तो ये भी एक फैक्टर है। अगर यहाँ पर कुछ भी कंटेंट नहीं है, सारा एड वगैरह है, तो बंदा आ रहा है उसको तो फिर मसला हो रहा है ना, तो इसका भी आपने ख्याल रखना। ये भी पांडा के उसमें आता है। और लास्ट वाला जो है पांडा के हवाले से वो है बैड वेबसाइट स्ट्रक्चर। बैड वेबसाइट स्ट्रक्चर का मतलब ये, बंदा आपकी साइट पे आया, उसको पता नहीं चला कि मैं कहाँ जाऊँ, यहाँ पर ना आपका नेविगेशन सही है, ना साइट मैप है, आपने जनाब क्या किया हुआ है कि
आपने बेकार सा मतलब है कि इधर उधर लिंक्स वगैरह वो सारा उल्टी पुल्टी साइट बनाई हुई है, जैसे कि अक्सर इस तरह के, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, गेम्स डाउनलोड फ्री डॉट ब्लॉग स्पॉट। अक्सर मैं ये ब्लॉग स्पॉट वाले अक्सर ऐसा करते हैं, कोई बहुत ज़्यादा वो करते हैं, मसला करते हैं। जैसे कि ये मोहम्मद नियाज़ अली साहब की एक वेबसाइट है, और ये हमारा दूसरा है मोहम्मद नियाज़ न्यू। अब इस पे जब बंदा आता है तो ये देखिए, इसमें डेटा को आप देख रहे हैं किस तरह नज़र आ रहा है आप, तो इसको कहा जाता है बैड नेविगेशन। हालांकि ये गूगल में टॉप पे आ गया देखिए, लेकिन हमने चूंकि ब्लॉग स्पॉट भी लिख दिया, सारा कुछ भी लिख दिया, लेकिन इसका किसी भी वक्त काम तमाम हो सकता है, ठीक है। मतलब ऐसी साइट जब कभी आप जाते हैं ना, जहाँ पर आप देखते हैं आप परेशान हो जाते हैं कि अब मैं कहाँ जाऊँ, बड़ा मसला हो जाता है आपको। आप कहते हैं कि यार ये तो ना, तो ये कंटेंट मुझे सही ना नज़र आ रहा है, ना इसमें मुझे कोई लिंकिंग वगैरह सही है नज़र आ रही, ना इसका नेविगेशन बार है। तो वो सारी चीज़ें आती है इसमें। बैड वेबसाइट का स्ट्रक्चर आपका होना चाहिए। अगर आप कोई घर बनाते हैं तो उसमें भी आप देखते हैं ना कि कौन कौन से रूम्स है, कहाँ से दरवाजे जाएंगे, बाहर से कौन सा दरवाज़ा होगा, अंदर में कौन से, वो सारी चीज़ें आप एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक खाका बनाते हैं। तो ये वेबसाइट का भी इसी तरह होता है। अब गूगल पांडा के इन एल्गोरिथम्स को आपको बताने का मकसद ये था कि आप इसको समझें कि इसमें मेन कौन कौन से फैक्टर्स शामिल है। उसके बाद आपको ये बताना है कि इन सब चीज़ों को आपने एवॉइड करना है बेसिकली, और फिर एंड में आपको ये बताना है कि अगर गूगल ने आपकी साइट को वो कर दिया, आई मीन इन एल्गोरिथम ने आपकी साइट को हिट कर दिया, तो फिर उसको आप रिकवर कैसे कर सकते हैं उसका भी आपको बताना है, और प्रैक्टिकली बताना है आपको सही मतलब तफसील के साथ। अब गूगल पेंगुइन के एल्गोरिथम के बारे में आते हैं। ये फिर डिज़ाइन किया गया 1 साल बाद जो है, गूगल ने इसको भी रिलीज़ किया। ये स्पेसिफिकली आप ऐसा कह सकते हैं कि ये ऑन पेज के हवाले से था ये वाला, और ये ऑफ पेज के हवाले से था, लेकिन ऑफ पेज में भी, इसमें ऑन पेज का भी कुछ चीज़ें शामिल हैं। अब हुआ क्या, गूगल ने इस एल्गोरिथम को रिलीज़ किया, इन्हें लो क्वालिटी और कॉपीड कंटेंट और इस तरह के बहुत सारे कंटेंट को इसने पीछे कर दिया, जिसमें से मेरी बहुत सारे ब्लॉग इस गूगल पांडा एल्गोरिथम ने हिट किए थे। अब पेंगुइन में फिर ये हुआ कि गूगल ने स्पेसिफिकली लिंक्स को, जो बैक लिंक्स लोग बनाते थे उनको उसने टारगेट किया, लेकिन साथ में कुछ और चीज़ों को भी डाल दिया। सबसे पहला इसका जो पॉइंट है वो अननेचुरल बैकलिंक्स। अननेचुरल से बैकलिंक से मुराद ये है जो गैर कुदरती तौर पर बनते हैं, यानी कि बैकलिंक्स तो ऐसी चीज़ें हैं ना कि आप किसी के लिए गेस्ट पोस्ट लिख रहे हैं, किसी के लिए आर्टिकल लिख रहे हैं, कहीं पे कमेंट कर रहे हैं, कहीं पे पोस्टिंग कर रहे हैं, फॉरम पोस्टिंग कर रहे हैं, ब्लॉग में सबमिट कर रहे हैं, वगैरह वगैरह, जो भी मेथड्स आप यूज़ कर रहे हैं बैकलिंक्स के लिए, तो सारे आप नेचुरल अंदाज में करते हैं ना। जैसे कि ह्यूमंस क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ जब बात करते हैं, हवाले देते हैं फिर किसी और बंदे का, तो ये नेचुरल होता है। तो गूगल भी इसी तरह चाह रहा था, लेकिन लोग क्या करते थे, लोग नेचुरल तरीके से नहीं करते थे। लोग बोर्ड्स इस्तेमाल करते थे, सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते थे, जो खुद ही जो है मतलब है कि लिंक्स जो है जनरेट करते थे, बहुत सारे हज़ारों लिंक्स एक दिन में, 2 दिन में, ठीक है। तो वो तो अननेचुरल हो गया ना, गैर कुदरती, क्योंकि एक इंसान एक दिन में कैसे 1000 लिंक्स बना सकता है। फिर लोगों ने प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क्स बनाए, जिसको पीबीएन भी कहा जाता है। उसमें लोगों ने 10 ब्लॉग्स बनाए, तो 10 ब्लॉग्स में जो है एक दूसरे की को लिंक कर दिया रैंकिंग बढ़ाने के लिए, तो वो भी इस पेंगुइन के उसमें आ गया, ठीक है, इसकी लिस्ट में आ गए वो उस तरह की बैकलिंकिंग। लेकिन अननेचुरल के जो भी तरीके हैं ना बैकलिंक्स के, वो सारे, उन सबको इसने डिटेक्ट किया और उन साइट्स को वो कर दिया, बैन कर दिया या उसको डी रैंक कर दिया बहुत सारे साइट्स को। तो अननेचुरल बैकलिंक्स इसका मेन पॉइंट था नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, पेड बैकलिंक्स। ये एक किस्म से रिश्वत होती है कि आप किसी को पैसे दो, वो आपको बैकलिंक्स क्रिएट करके दे दे, बल्ले अपनी वेबसाइट से क्रिएट करके दे दे या किसी और वेबसाइट पे जाए वहाँ से क्रिएट करके दे दे, लेकिन आपने बस कहा कि भाई ये मैं आपको 5000 रुपये दे रहा हूँ और आपने मुझे 1000 लिंक्स देने हैं या 2000 लिंक्स देने हैं। वो कहीं से भी करके आपको दे दे, आपको वो लिंक्स शो करेगा कि मैंने आपके साइट के लिंक्स बना दिए। तो इस तरह के लिंक्स इररेलेवेंट होते हैं और ख़तरे वाले लिंक्स होते हैं, अननेचुरल बैक लिंक्स होते हैं, जिनमें कोई रियल जो है, कोई ओरिजिनल, कोई उसमें सेंस नहीं होता। इस तरह के लिंक्स को भी टारगेट किया। कीवर्ड स्टफिंग, या इसको आप और ऑप्टिमाइजेशन भी कह सकते हैं। शुरू से जब मैं ये कोर्स आपको बता रहा हूँ, इसमें आपको ये लफ्ज़ आपने बार बार मेरे मुंह से सुना होगा
कि मैं आपको बैलेंस की बात करता हूँ कि एसईओ में बैलेंस बड़ा ज़रूरी होता है। बैलेंस रखी चीज़ों को, ना और जाए और ना लेस जाए, बैलेंस रखिए। लेस अगर जाए तो भी कोई इशू नहीं है, आपको ख़तरा नहीं होगा कम से कम। लेकिन अगर आप और हो गए और ऑप्टिमाइजेशन आपने की, यानी गुड़ आपने शरबत में ज़्यादा डाला, तो फिर आपके लिए मसला हो सकता है। तो कीवर्ड स्टफिंग ऐसी प्रैक्टिस होती है जिसमें आप कीवर्ड्स को बार बार यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे यह आर्टिकल है, मैंने लिखा हुआ है कंप्लीट जेक्यूरी वीडियो ट्रेनिंग इन उर्दू। इसमें जो कीवर्ड है वो है जेक्यूरी वीडियो ट्रेनिंग। एक हमने आर्टिकल यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने, इसी कोर्स में हम अभी जिसको जो हम वो भी कर रहे मतलब इसको ट्रैक भी कर रहे हैं इस कीवर्ड को, पेजिनेशन इन पीएचपी। अब पेजिनेशन इन पीएचपी एक कीवर्ड है। अक्सर लोग कैसे प्रैक्टिस करते हैं, इस तरह प्रैक्टिस करते हैं। देखिए ये टाइटल है, इसमें लिखते हैं कि क्रिएट पेजिनेशन इन पीएचपी, लर्न पेजिनेशन इन पीएचपी। अब इसने, या एक और टाइटल का एग्जांपल देता हूँ, एसईओ टिप्स इन उर्दू, लर्न एसईओ इन उर्दू, एसईओ ट्यूटोरियल्स। ये अब देखिए इस टाइटल में एक बंदे ने लिखा, अब वर्ड्स अगर आप गिने तो वर्ड्स तकरीबन 50 जो मतलब जो करेक्टर्स है वो एसईओ की गूगल का की जो लिमिट है उस हिसाब से ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस बंदे ने कीवर्ड को टाइटल में रिपीट कर दिया। देखिए पेजिनेशन इन पीएचपी और पेजिनेशन इन पीएचपी दो बार आप कभी भी रिपीट नहीं कर सकते, ये और ऑप्टिमाइजेशन हो जाती है। ये पेंगुइन की उसमें आ जाता है कि ग्रिप में आ जाता है, और इसको कीवर्ड स्टफिंग कहा जाता है। और यहाँ पर दूसरे टाइटल में बंदे ने लिखा एसईओ टिप्स इन उर्दू, लर्न एसईओ इन उर्दू, एसईओ ट्यूटोरियल। अब इसमें 3 बार एसईओ को रिपीट कर दिया गया, तो दैट्स मीन इसको कीवर्ड स्टफिंग कहा जाता है। आप अपने टाइटल में कीवर्ड जो होता है आपका मेन कीवर्ड, उसको सिर्फ एक बार यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अब आते हैं डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन में बंदे ने लिखा लर्न हाउ टू लर्न एसईओ स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग इन उर्दू, एसईओ ट्यूटोरियल इन उर्दू, एसईओ फ्री ट्रेनिंग, एसईओ फ्री टिप्स। अब यहाँ पर भी देखो बार बार क्या हुआ कि कीवर्ड जो है वो रिपीट हो गया डिस्क्रिप्शन में, लर्न एसईओ स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग इन उर्दू, एसईओ ट्यूटोरियल इन उर्दू, एसईओ फ्री। तो ऐसा नहीं होता, इसको ये कीवर्ड स्टफिंग की उसमें आता है, और पेंगुइन इसके लिए डिज़ाइन किया गया है, वो उसको पकड़ेगा और इसको डिटेक्ट करेगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो एक कीवर्ड एक बार टाइटल में भी एक बार रिपीट करना है और डिस्क्रिप्शन में भी एक ही बार रिपीट करना है, 2 बार 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 नहीं करना। तो इसको और ऑप्टिमाइजेशन भी कहा जाता है, जो कि इसकी पेंगुइन की उसमें आता है ग्रिप में। और नंबर 3 है बैड एंकर टेक्स्ट। बैड एंकर टेक्स्ट से मुराद ये कि आप जो लिंक करते हैं ना, इनको लिंक बनाते हैं कहीं पर भी कि ये लिंक का टैग है रब example.com, और ये लिंक हो गया क्लोज, और इसके बीच में एक टेक्स्ट होता है जिसके ऊपर क्लिक करके ना वो फिर आगे पेज पे चला जाता है। जैसे कि हम कमेंट्स में यूज़ करते थे अब्दुल वली पे कोई क्लिक करता था तो मेरी साइट पे आ जाता था, यानी onlinetutoring.com। तो इसकी बात हो रही है। पहले ये होता था कि लोग कीवर्ड्स यूज़ करते थे, जैसे कि मिसाल के तौर पर मेरी साइट onlineustaad.com, तो वो लिखते थे कि भाई एक जगह लिखते थे एसईओ ट्यूटोरियल्स, दूसरी जगह लिखते थे वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल, इस तरह के कीवर्ड्स बनाते थे एंकर टेक्स्ट के ऊपर। तो ये स्पैमिंग में आता है। आप क्या करेंगे, आप अपने सिंपल लिखिए ऑनलाइन उस्ताद, ठीक है जी, आपकी वेबसाइट का नाम है ऑनलाइन उस्ताद, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब्दुल वली, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अपना नाम यूज़ करिए, अपनी वेबसाइट का ब्रांड का नाम यूज़ करिए, ये यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कीवर्ड्स उसको जो है अगेन एंड अगेन बहुत जगहों पे बार बार यूज़ नहीं कर सकते। इसको जो है पेंगुइन में डिटेक्ट किया जाता है और इसको गूगल ने भी मना किया है। इररिलेवेंट बैकलिंक्स को भी देखा जाता है, पेंगुइन का एल्गोरिथम जो है इसको भी डिटेक्ट करता है। इररिलेवेंट बैकलिंक्स में मुराद ये है कि मेरी ये वेबसाइट है, अब मैं अगर इस वेबसाइट का के लिए मैं जाना चाहूँ कि मैं इसके लिए बैकलिंक्स बनाना चाह रहा हूँ, तो लाजमी बात है मैं कुछ फॉरम्स देखूंगा, कुछ ऐसे ब्लॉग्स देखूंगा जो कि रेलेवेंट हो, कुछ ना कुछ तो रेलेवेंट हो ना, थोड़े बहुत तो रेलेवेंट हो, कम से कम उनका टॉपिक आईटी से तो हो, कंप्यूटर से तो हो, तो फिर भी थोड़ी बहुत रेलेवेंट हो जाती है। अगर ज़्यादा रेलेवेंट होंगे तो और बेहतर है। लेकिन अगर मैं जाता हूँ और मैं किसी ज्वेलरी की वेबसाइट पे अपने लिए बैकलिंक्स बनाता हूँ तो वो अच्छा नहीं होगा। मैं जाता हूँ किसी सब्ज़ी
वेजिटेबल्स की वेबसाइट पे वो बनाता हूँ, लिंक्स बनाता हूँ, वो अच्छा नहीं होगा क्योंकि वो इरेलीवेंट आएंगे। रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि एसईओ में ज़्यादातर आपको रेलेवेंसी, आपके का जो प्रोडक्ट है, जो चीज़ आप वो नेट पे प्रेजेंट कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड जो भी उससे मिलती जुलती चीज़ें वहाँ पर आपको जाके अपने शनाख्त बनानी होती है, तो इसको भी वो डिटेक्ट करता है। तो ये आपको तफसील के साथ मैंने बता दिया, और ये 5 पॉइंट्स आप अपने जहन में रखें, इन चीज़ों से परहेज़ करें, तो कभी भी ये दो एल्गोरिथम आपको वो नहीं करेंगे, यानी कि हिट नहीं करेंगे, ना मैनुअली ना ऑटोमेटिकली। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा इसके ऊपर और वो बताता हूँ कि इन दो उसको कैसे जो है आप वो कर ले, आई मीन अवॉइड कर ले बैड प्रैक्टिसेस को, ताकि इनसे आप बच सकें।